अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 की मुकम्मल एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। हम थीम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अगर आप थीम और अबाउट द ऑथर वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ना चाहते और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो जानना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा वीडियो को आप आगे ले जाकर क्वेश्चन आंसर वाले पोर्शन के ऊपर ले जाएं और वहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है मिल जाएंगे और वोकैबुलरी मिल जाएगी। दूसरी बात यह कि अगर बोर्ड की प्रिपरेशन के हवाले से आपको इस चैप्टर नंबर 1 के मुकम्मल नोट्स चाहिए, जिनमें 3 चीज़ें होंगी, एक सिनोनिम्स होंगे, क्वेश्चंस के आंसर होंगे और तीसरी चीज़ जो है वो इन पैराग्राफ की ट्रांसलेशन होगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है अपना ईमेल एड्रेस और अपना नाम लिख सकते हैं, तो आपको ईमेल एड्रेस पर जो है वो सारे के सारे नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी हम थीम पढ़ेंगे। थीम होता है मरकजी ख्याल, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। आइए पढ़ते हैं। द थीम ऑफ दिस यूनिट, इस सबक का जो थीम है या मरकजी ख्याल है, इज़ द अनवेवरिंग फेथ, वो गैर मुतज़लज़ल ईमान है, पेशेंस सब्र है, एंड कंपैशन और मोहब्बत है। किसकी? ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप एंड रिजेक्शन, मतलब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुश्किल हालात थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रिजेक्ट कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, उसके बावजूद आपका गैर मुतज़लज़ल ईमान, सब्र और मोहब्बत जो है वो इस सबक के अंदर दिखाई गई है। इट हाईलाइट्स, ये सबक नुमाया करता है किस चीज़ को? हिज डेडिकेशन, उनकी लगन को, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ तौहीद, तौहीद का पैगाम फैलाने में, डिस्पाइट फेसिंग, बजाय इसके या बावजूद इस चीज़ के कि आपने सामना किया रिडिक्यूल, तंज का, इंसल्ट, बेइज्जती का, एंड फिजिकल हार्म और जिस्मानी नुकसान का। मतलब आपकी बेइज्जती की गई, आप पर तंज किया गया, आप पर पत्थर मारे गए, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो लगन थी अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने की, इस सबक के ज़रिए उसको नुमाया किया गया है। द जर्नी टू ताइफ रिफ्लेक्ट्स, ये जो सफ़र है ताइफ का, ये दिखाता है, जाहिर करता है द स्ट्रगल्स, कोशिशों को, दैट ऑफन अकम्पनी, जिनके साथ अक्सर जुड़ी हुई हैं, ट्रूथ एंड रिफॉर्म, मतलब सच और इस्लाहात, मतलब आप सच्चाई का पैगाम पहुंचाना चाहते थे और उन लोगों की इस्लाह करना चाहते थे। तो ये इस चैप्टर के बारे में जो है या इस सफ़र के थ्रू जो है वो बतलाया गया है। इवन मैन, हत्ता कि जब रिजेक्टेड, जब आपको रद्द कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया बाय द चीफ सरबराहों ने, एंड मिसट्रीटेड, और आपके साथ बुरा सलूक किया गया बाय द पीपल, लोगों ने, ही रिमेन्ड स्टेडफास्ट, आप साबित कदम रहे, एंड होपफुल और पुरुमीद, मतलब इन सारे मुश्किल हालात के बावजूद भी आप अपने जो है काम पर, अपने एक्शन पर जो है साबित कदम रहे और पुर उम्मीद रहे, आपको उम्मीद थी कि चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। दिस इंसिडेंट, ये वाला वाक़या विद अदास, अदास के साथ शो, जाहिर करता है हाउ सिंसियरिटी एंड ट्रूथ, कि किस तरह से जो है ईमानदारी और सच्चाई कैन टच हार्ट्स, वो दिलों को छू सकती है, इवन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, हत्ता के मुश्किल हालात के अंदर भी। हिज प्रेयर, आपकी जो दुआ थी, डेमोस्ट्रेट, ये जाहिर करती है ह्यूमिलिटी, आजिज़ी को, मतलब आपने जो दुआ मांगी थी, आपने बड़े आजिज़ होकर दुआ मांगी। डीप रिलायंस ऑन अल्लाह, रिलायंस कहते हैं इन्हिसार करना, और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर आपका जो गहरा इन्हिसार था हर सिचुएशन के अंदर, इस चीज़ को जाहिर करती है। एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और रूहानी ताकत को, मतलब आपको रूहानी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ताकतवर थे, इस चीज़ को जाहिर करती है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक और जो अहम पहलू है इस सबक का, इज़ हिज फॉरगिवनेस, वो उनका माफ़ कर देना है, मतलब उन्होंने माफ़ी का ऐलान किया। एज ही चोज, जैसा कि उन्होंने इंतखाब किया, नॉट टू कर्स, बद्दुआ ना देने का, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ ना दी जब फरिश्ते आपके पास आए। द पीपल ऑफ ताइफ, ताइफ के लोगों के लिए, डिस्पाइट, इस चीज़ के बावजूद, देयर क्रुएल्टी, उनका जुल्म, उनके जुल्म के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में बद्दुआ नहीं की। ये चीज़ आपकी माफ़ी को या आपके सब्र के बारे में जो है वो बतलाती है। तो यहाँ तक हमारा थीम जो है वो मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में अबाउट दी ऑथर, ऑथर के बारे में बतलाया गया है, ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं, दोबारा थोड़ा सा और मजीद पढ़ लेते हैं। सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी, ये उनका पूरा नाम था, वॉज अ रिनोन्ड इस्लामिक स्कॉलर, वो एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर थे, थिंकर, मुफक्किर थे, एंड राइटर, और एक लिखारी थे, लिखने वाले थे, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी। ही बिलोंग, वो ताल्लुक़ रखते थे, टू अ रिस्पेक्टेड स्कॉलरली फैमिली, एक ऐसे ख़ानदान के साथ जो बड़ा बाइज़्ज़त था और बहुत ही पढ़ा लिखा था। एंड रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन, और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की एट होम, घर में ही। बिफोर स्टडिंग, पढ़ने से पहले, एट द फेमस इंस्टीट्यूशन, एक मशहूर अदारे में, उस अदारे का नाम क्या था? दारुल उलूम नदवतुल उलमा, यानी इस अदारे में पढ़ने से पहले उन्होंने जो इब्तदाई तालीम थी वो अपने घर से ही हासिल की। नदवी डेडिकेटेड हिज लाइफ, नदवी ने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, टू द रिवाइवल, बहाली में, ऑफ इस्लामिक थाट, इस्लामी फ़िक्र की, मतलब जो इस्लामी फ़िक्र थी, इस्लामी निज़ाम था, उसकी बहाली में अपनी ज़िंदगी को क्या कर दिया? वक्फ कर दिया। एंड वर्क, और काम किया, फॉर द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, एंड वर्क, और काम किया, फॉर द इंटेलेक्चुअल, ज़हनी तौर पर, अकली तौर पर, एंड द स्पिरिचुअल, और रूहानी तौर पर, अपलिफ्ट, ऊपर उठाने का, ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों को, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, मतलब मुसलमानों को अकली लिहाज से या इल्मी लिहाज से और रूहानी लिहाज से दुनिया के अंदर मोतबर करना या उनकी पोजीशन को बेहतर करने के लिए उन्होंने काम जो है वो किया। एज अ प्रोलिफिक ऑथर, क्योंकि वो एक ज़रखेज़ ऑथर थे, ज़रखेज़ मुसन्नफ़ थे, अनमोल मुसन्नफ़ थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा लिखने वाले थे। ही रोट, उन्होंने लिखी मैनी इन्फ्लुएंशियल बुक्स, बहुत ही मुतासर कुन किताबें, इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल हैं ये 2 किताबें, इस्लाम एंड द वर्ल्ड, ये एक किताब है,
एंड द सेवियर्स ऑफ इस्लामिक स्पिरिट, ये उनकी दूसरी किताब का नाम है। सैयद नदवी पास्ट अवे, सैयद नदवी जो है वो वफात पा गए इन 1999 1999 में, लीविंग बिहाइंड, अपने पीछे छोड़ते हुए अ लास्टिंग लेगेसी, एक ऐसी विरसा, एक ऐसी विरासत जो कि बाकी रहने वाली थी। लास्टिंग मीन्स बकाया रहने वाली, ज़्यादा देर तक रहने वाली। एज अ रिफॉर्मर, एक इस्लाह करने वाले के तौर पर, एजुकेटर और एक मौलम के तौर पर, एंड अ ग्लोबल इस्लामिक लीडर, और एक आलमी इस्लामी रहनुमा के तौर पर। यानी उन्होंने जो विरासत में चीज़ें छोड़ी थी, मतलब वो एक मुफक्कर थे, एक एजुकेटर थे, रिफॉर्मर थे, जिसकी वजह से उनका काम जो है वो आज भी ज़िंदा है और लोग आज भी उनसे क्या कर रहे हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ तक अबाउट दी ऑथर वाला पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। ग्लॉसरी की तरफ चलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स और उर्दू मीनिंग्स मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ, लेकिन इन वर्ड्स को हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि उर्दू मीनिंग्स दिए गए हैं, सिर्फ उर्दू पढ़ता जाऊँगा। एरोगेंस का मतलब होता है मुतकब्बर, तकब्बुर करने वाला। बी फिट होता है मौजू, मुनासिब। ब्रूटैलिटी जुल्म को कहते हैं। ईगरनेस शौक को कहते हैं। इफल्जेंस जो है वो कहते हैं इंतहाई ज़्यादा चमक या नूर या रोशनी। फीबलनेस कमज़ोरी को कहते हैं। ग्रैंड्योर शान शौकत को कहते हैं। इंस्टिगेटेड का मतलब होता है उकसाना या उभारना। मैग्नेनिमिटी कहते हैं सखावत को। मिजरेबल का मतलब होता है नाखुश या खस्ता हाल। नेटिव होता है आबाई, जहाँ पर आप पैदा हुए, जहाँ पर आप पले बढ़े। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है जुल्म। रिब्यूक्ड का मतलब होता है सरजनश करना या गुस्से से बोलना। रिसाइडेड होता है रहना किसी जगह पर। स्कोल्डेड होता है तनकीद करना गुस्से से किसी पर। सीरियस कहते हैं संजीदा या अहम। अगर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो ये टोटल हमारे पास 8 बनते हैं, जिनके शॉर्ट आंसर्स आपको तैयार करने हैं। आप चाहें तो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इनको राइट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ईमेल एड्रेस और अपना नाम लिख दें, तो आपको ये नोट्स जो हैं वो ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। भी पार्ट बी देखें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमने जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करना है और जो सही ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो टू ताइफ, आप वसल्लम ताइफ क्यों गए? तो इसका सी ऑप्शन आएगा, टू प्रीच, मतलब अल्लाह ताला का पैगाम देने के लिए या दावत देने के लिए। हु अकम्पनीड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन दिस जर्नी, इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन गया था? तो वो आपके मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो है वो गए थे। सी ऑप्शन आएगा इसका। विच ट्राइब लिव्ड इन ताइफ, ताइफ के अंदर कौन सा जो है वो कबीला आबाद था? तो बनु सकीफ का जिक्र किया गया है। सी ऑप्शन आएगा इसका। वट मेड द पीपल ऑफ ताइफ प्राउड, ताइफ के जो लोग थे उनको किस चीज़ ने मगरूर बना दिया? तो चैप्टर के अंदर बताया गया है द कूल क्लाइमेट, वहाँ की जो ठंडी आबो हवा थी उस चीज़ ने उन लोगों को क्या कर दिया था, मगरूर बना दिया था। तो बी ऑप्शन आएगा। हाउ डिड द चीफ्स ऑफ ताइफ रिस्पॉन्ड टू द मैसेज, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम ताइफ के सरबराहों को दिया तो उनका आगे से रिस्पॉन्स क्या था? सी ऑप्शन आएगा, दे रिडिक्यूल्ड, उन्होंने इंसल्ट की या तंज किया, एंड रिजेक्टेड हिम, और आप वसल्लम को रद्द कर दिया या आप वसल्लम की बात को रद्द कर दिया। वट डिड द चीफ्स डू, जो सरबराह थे कबीले के उन्होंने क्या किया? आफ्टर रिजेक्टिंग द मैसेज, जब उन्होंने आप वसल्लम के पैगाम को रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने क्या किया था? दे ऑर्डर्ड पीपल, उन्होंने लोगों को हुक्म दिया टू थ्रो स्टोन्स एट हिम, कि वो आप वसल्लम पर जो है वो पत्थर फेंकें। ये सी ऑप्शन आएगा इसका। हु सेंट ग्रेप्स, किसने अंगूर भेजे? टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उतबा और शैबा ने जो है वो अंगूर भेजे थे। हु वॉज अदास, अदास कौन था? अ स्लेव हु सर्व्ड ग्रेप्स, ये बी ऑप्शन आएगा। एक ग़ुलाम था उतबा और शैबा का जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर जो है वो पेश किए थे। ये चीज़ें हम पढ़ने लगे हैं, ये बोर्ड के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनको वैसे एक दफ़ा पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। रीडिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अप्रोप्रिएट पिच एंड वॉइस वेरिएशन। कि प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए आपकी, अप्रोप्रिएट पिच, बोलते हुए आपकी जो पिच है वो आपने ऊंचा बोलना है या आहिस्ता बोलना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। एंड वॉइस वेरिएशन, और आवाज़ के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन लाना, थोड़ा बदलाव लाना। दिस स्किल इन्वॉल्व्स रीडिंग मीन्स रीडिंग अलाउड क्लियरली एंड फ्लुएंटली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये वाला जो स्किल है इसके अंदर क्या चीज़ शामिल है? जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ना मतलब ऊंची आवाज़ के अंदर पढ़ना, तो आप उसको क्लियरली बोल रहे हो, अच्छे तरीके से पता चल रहा हो, एंड फ्लुएंटली, और आप हिचकिचाएं ना, रुके ना, मतलब उसको बोलते चले जाएं। और आपकी प्रोनाउंसिएशन भी क्या होनी चाहिए? ठीक होनी चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए? वाइल एडजस्टिंग योर पिच एंड यूजिंग वॉइस वेरिएशन, कि आपने ऊंची आवाज़ के अंदर बोलना है या आहिस्ता आवाज़ के अंदर, मतलब उसकी जो पिच है वो ज़्यादा है या कम है। एंड यूजिंग वॉइस वेरिएशन, और मुख्तलिफ किस्म की वॉइस वेरिएशन का इस्तेमाल करते हुए, मतलब ये दोनों स्किल्स इस्तेमाल करते हुए आप फिर भी आप क्लियरली बोलें, आपकी आवाज़ का बिल्कुल पता चलना चाहिए कि आप ये वाला लफ्ज़ बोल रहे हैं, और आप हिचकिचाएं ना और आप बोलते चले जाएं, फ्लुएंटली आपने बोलना है। पिच कैन बी हाई और लो, पिच जो है वो आवाज़ जो है वो ऊंची भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। एंड वॉइस, और जो आवाज़ होती है कन्वेज, वो पहुंचाती है इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को, फेस,
हमारे रिदम को, स्पीड को एंड एम्फेसिस और हमारा जोर देती है किसी बात पर टू मैच द मीनिंग के जो मीनिंग है उससे वो मैच करनी चाहिए। मतलब अगर कोई दुख की खबर होगी, किसी की वफ़ात की खबर होगी, तो हम उसको एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करेंगे। हम जो है उसके अंदर जो है वो फीलिंग्स लेके आएंगे, अफसुर्दगी की, दुख की, तकलीफ़ की, और आहिस्ता आवाज़ के अंदर जो है वो करेंगे। अगर हमारे पास खुशी होगी, अचानक कोई खुशी आ जाती है, तो हम ऊंची आवाज़ के अंदर बोलने की कोशिश करेंगे, उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी पिच जो डिफरेंट हो सकती है। हम डिफरेंट वर्ड्स के ऊपर एम्फोसाइज करेंगे तो हमारे इमोशंस भी डिफरेंट हो जाएंगे। टू मैच द मीनिंग, मूड एंड टाइप ऑफ टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट होता है, जो हमारे पास जो बात कहनी होती है, वो उसके अकॉर्डिंग उसका मूड भी बदल जाता है, मीनिंग भी बदल जाता है। आप एक ही बात को दो चार तरीक़ों से, डिफरेंट तरीके से भी कह सकते हैं। एक ही बात होगी, आप उसको हैरानगी के साथ भी कह सकते हैं, खुशी के साथ भी कह सकते हैं, गमी के साथ भी कह सकते हैं। ये एक्टिंग स्किल्स के अंदर भी ये चीज़ जो है सिखाई जाती है जब आप बोलते हैं किसी चीज़ को। एग्जाम्पल देखें, रीडिंग अ डायलॉग बिटवीन करेक्टर्स इन अ स्टोरी। जब एक कहानी के कुछ करेक्टर्स होते हैं, उनके दरमियान जो डायलॉग चल रहा होता है, तो फिर क्या होता है, यू यूज़ डिफरेंट टोन्स, आप डिफरेंट टोन्स का इस्तेमाल करते हैं टू शो, दिखाने के लिए, हाउ ईच करेक्टर फील्स, के हर एक किरदार किस तरह से महसूस करता है। मिसाल के तौर पर बाप ने बेटे को थप्पड़ मार दिया है, तो बेटा आगे गुस्से का इजहार करेगा, तो वो एंगर शो करेगा। एक्साइटेड, वो पुरजोश है, स्केयर्ड है, खौफजदा है या एंग्री है। ये करेक्टर्स के अंदर, हम मूवीज़ के अंदर भी पता चल जाता है। किसी को थप्पड़ मारे तो वो आगे से एंगर का इमोशन दिखाई दिए, अगर आप किसी को थप्पड़ मार देते हैं तो वो आगे से एंगर का इमोशन दिखाई देगा, गुस्से में दिखाई देगा, और उसके बात करने की टोन, उसकी पिच जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। अगर वो डरा हुआ होगा तो उसकी पिच डिफरेंट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। E.G फॉर एग्जाम्पल, इन अ ड्रामेटिक मोमेंट, एक ड्रामाई अंदाज के अंदर, स्टॉप, डोंट गो इन देयर, रुक जाओ, अंदर मत जाओ, यूज़ अ लाउड अर्जेंट टोन। मतलब आपने किसी चीज़ को रोकना हो तो फिर आप क्या करते हैं, आप ऊंची आवाज़ के अंदर बोलेंगे। किसी कमरे के अंदर कोई खतरा है और कोई उस कमरे में दाखिल हो रहा है, तो आप फ़ौरन उसको बोलोगे, स्टॉप, डोंट गो इन देयर, रुक जाओ, मत जाओ अंदर। तो आप ऊंचा भी बोलोगे और आप फ़ौरन बोलोगे, तो टोन हमारी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। पार्ट सी देखिए, कहते हैं व्हाई इज़ इट इंपॉर्टेंट, ये इतना अहम क्यों है, टू चेंज योर टोन एंड वॉइस, कि अपनी वॉइस को, आवाज़ को और टोन को चेंज कर लेते हैं व्हेन रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, जब आप मुख्तलिफ किस्म का टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं। तो ये मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपने गुस्से की बात करनी है तो फिर उसका टोन ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, खुशी की बात होगी तो डिफरेंट होगी। तो उससे जो है वो क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे इमोशंस, हमारी बात सही तरीके से लोगों को जो है वो पहुँच जाए। अब अगर किसी को थप्पड़ मार दिया तो गुस्से में अगर आप दांत निकाल रहे हैं तो फिर वो एक डिफरेंट मैसेज जो है वो देगा, और अगर आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं तो ऑडियंस को, ये सुनने वालों को एक डिफरेंट पैगाम जो है वो जाएगा। तो अपना मीनिंग क्लियरली कन्वे करने के लिए आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हो कि आपकी टोन और वॉइस जो है वो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हो। फिर कहता है व्हाट कैन हैपन इफ अ रीडर यूजेस अ फ्लैट और इनकरेक्ट टोन रीडिंग अ स्टोरी और अ रिपोर्ट अलाउड, कि जब कोई कहानी बताते हुए अगर उसकी टोन जो है वो फ्लैट होगी और इनकरेक्ट होगी, ठीक नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, तो इसका यकीनी नतीजा ये निकलेगा कि जो बात आप पहुंचाना चाहते हैं ऑडियंस तक, वो सही तरीके से नहीं पहुंचेगी, उसका मतलब जो है वो डिफरेंट हो जाएगा और वो चीज़ लोगों को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। अगर आपने दुख का पैगाम देना है तो उसकी टोन डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आप खुशी के अंदाज में देंगे तो लोगों तक क्या पैगाम पहुंचाएगा, लोग उसको मिसअंडरस्टूड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर है, जिसमें दो चीज़ें हैं, ईडियम्स हैं और प्रोवर्ब्स हैं। प्रोवर्ब्स कहावतें होती हैं जिनका इस्तेमाल ईडियम्स का और प्रोवर्ब्स का डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर किस तरह से होता है, ये पढ़ते हैं। कहते हैं द यूज़ ऑफ ईडियम्स, ईडियम्स का इस्तेमाल एंड प्रोवर्ब्स और कहावतों का इन डिफरेंट टेक्स्ट, मुख्तलिफ टेक्स्ट के अंदर, रेफर्स वो इशारा करता है टू इनकॉर्पोरेटिंग, शामिल करने में, कॉमन एक्सप्रेशंस, आम जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको उसके अंदर क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर शामिल कर लिया जाता है। या दूसरे अल्फाज में, ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, जो ईडियम्स और प्रोवर्ब्स होते हैं उनका इस्तेमाल टू कन्वे करने के लिए, पहुँचाने के लिए आइडियाज़, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात को मोर विविडली, ज़्यादा वाज़े अंदाज के अंदर, एंड इफ़ेक्टिवली और मौसर तरीके से, मतलब अपना पैगाम आप किसी को वाज़े अंदाज में और मौसर तरीके से पहुंचाने के लिए आप क्या करते हैं, आप ईडियम्स का सहारा लेते हैं और प्रोवर्ब्स का सहारा लेते हैं। इनको अपनी लैंग्वेज के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। ईडियम्स हैव मीनिंग्स डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, ईडियम्स जो होते हैं उनके जो मानी होते हैं वो अल्फाज के जो डिक्शनरी के मीनिंग या लिटरल मीनिंग होते हैं उनसे मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ अ वाइट एलिफेंट, तो इसका मतलब है सफ़ेद हाथी। तो डिक्शनरी के अंदर अगर हम देखेंगे तो वाइट का मतलब सफ़ेद होता है, एलिफेंट का मतलब एक जानवर है जो कि हाथी की मीनिंग में हम यूज़ करते हैं, तो उससे मुराद वो होगा। लेकिन ईडियम के तौर पर जब वो आएगा तो अ वाइट एलिफेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो बिला वजह खर्चे का बायस बने। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ माई ओल्ड कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी, मेरी जो पुरानी कार है वो मेरे लिए खर्चे का बायस है, मतलब उसके ऊपर मैं एक्सपेंस किए ही जा रहा हूँ। तो मीनिंग जो है क्या होता है वो चेंज हो जाता है। वाइल प्रोवर्ब्स एक्सप्रेस, जबकि जो कहावतें होती हैं वो दिखाती हैं, ये शो करती हैं जनरल ट्रूथ्स, आम सच्चाइयाँ, और एडवाइस या कोई नसीहत होती है उसमें, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो कि तजर्बे की बुनियाद के ऊपर होती है। एग्जाम्पल देखिए, असलम डिसाइडेड, असलम ने फैसला कर लिया, टू फेस द म्यूज़िक। अब फेस का मतलब क्या होता है, सामना करना, या फेस का मतलब चेहरा भी होता है, और म्यूज़िक का मतलब मौसीकी होता है। आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक, गलती करने के बाद,
लेकिन यहाँ पर फेस द म्यूज़िक किस मीनिंग में है, यहाँ पर नताइज भुगतने में, मतलब उसने गलती करने के बाद असलम ने जो है नताइज को भुगतने का फ़ैसला जो है वो कर लिया। अब जो लिटरल मीनिंग था वो कुछ और है, लेकिन जब ईडियम के तौर पर यूज़ हुआ तो इसका मतलब क्या बन गया, सामना करना, नताइज भुगतने का, मतलब नताइज भुगतने के लिए आप क्या करते हो, तैयार हो जाते हो। हेयर टू फेस द म्यूज़िक, यहाँ पर जो है जो फेस द म्यूज़िक वर्ड है मीन्स टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज, वही वाली बात कि इसका मतलब नताइज का सामना करना है। अ प्रोवर्ब लाइक एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, अब ये एक कहावत है, एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, कि जो आपके अमाल होते हैं उनकी गूंज ज़्यादा होती है जो उस चीज़ से जो आप कहते हैं। मे बी यूज़ ये इस्तेमाल किया जाता है टू एम्फोसाइज, जोर देने के लिए, दैट व्हाट पीपल डू इज़ मोर इफेक्टिव दैन व्हाट दे से, ये बात बतलाने के लिए कि लोग जो कुछ कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो करते क्या हैं। तो उस सच्चाई को बयान करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोवर्ब का सहारा ले लेते हैं जो कहावत होती है। कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ईडियम एंड अ प्रोवर्ब, तो ईडियम और प्रोवर्ब के अंदर क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ईडियम जो होता है वो लिटरल मीनिंग के अंदर नहीं बल्कि फिगरेटिव सेंस के अंदर यूज़ होता है, जबकि प्रोवर्ब हमारे पास किसी जनरल ट्रूथ या सच्चाई को जो है क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। हाउ डू ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स मेक अ टेक्स्ट मोर इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल, ईडियम्स और प्रोवर्ब्स किस तरह से उसको इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाते हैं, तो ये उस लैंग्वेज को फ्लावरी लैंग्वेज बना देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं, अल्फाज का चुनाव बेहतर हो जाता है और बात जो है थोड़ी सी विवर्डली बता दी जाती है, वाज़ेह तरीके से बता दी जाती है एंड इफेक्टिवली और मौसर अंदाज के अंदर। तो इसका जवाब भी ऊपर जो हम डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। ईडियम क्या होता है, ये इसका ओरिजिन क्या है और इंपॉर्टेंट ईडियम्स कौन से हो सकते हैं सेकंड ईयर के लिए या ओवरऑल सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए, उनकी एक अलग प्लेलिस्ट जो है वो इस चैनल के ऊपर मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर वीडियोस अपलोड होंगी, आप उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल एनालिसिस, तनकीदी तज्ज़िया, टू क्रिटिकली एनालाइज सिचुएशंस और इवेंट्स, किसी भी सिचुएशंस को या जो हमारे पास इवेंट्स वाक़यात होते हैं उनका तनकीदी जायज़ा लेने के लिए इन अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के अंदर, मतलब जो हमारे पास टेक्स्ट मौजूद होता है जो कि चैप्टर नंबर 1 है जिस तरह से, मीन्स उसका मतलब क्या होता है, टू लिसन अटेंटिवली, कि आप उस चीज़ को गौर से सुने, अंडरस्टैंड द डिटेल्स और उसकी डिटेल्स को भी अच्छे तरीके से समझें, एंड इवेलुएट द कॉजेज़, और उसकी जो चीज़ों के कॉज बने हैं, मतलब वो जो वाक़या हुआ उसकी कॉजेज़ कौन कौन सी हैं, उसकी वजूहात कौन कौन सी हैं, ये जानना, उनका तज़िया करना, कॉन्सिक्वेंसेस और उनके नताइज क्या निकलेंगे उनका जायज़ा लेना, मोटिवेशंस और उस किस चीज़ ने तहरीक दी उसको, एंड पर्सपेक्टिव्स इन्वॉल्व, मुख्तलिफ़ किस्म के पर्सपेक्टिव्स, आइडियाज़ जो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनका जांचना, ये क्या होता है, इसको हम क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स, क्रिटिकल एनालिसिस में शामिल होता है, नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेना ही काफ़ी नहीं होता वट हैपन कि क्या हुआ है, बट ऑल्सो वाई इट हैपन, बल्कि ये जानना भी ज़रूर होता है कि ये क्यों हुआ है, एंड वट इट मीन्स इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, और बड़े पैमाने पर, बड़ी सतह पर इसका क्या मतलब है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करना। तो हमारे पास ए ऑप्शन है, वाई डू यू थिंक हज़रत मोहम्मद चूज़ टू फॉरगिव द पीपल ऑफ ताइफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लोगों को क्यों माफ़ कर दिया, आपका क्या ख्याल है। तो इसके बारे में हमारे पास मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, नेचुरली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि वो बुनियादी तौर पर एक माफ़ कर देने वाली शख्सियत थे, रहमदिल शख्सियत थे, और दूसरा ये कि हम ये भी कह सकते हैं कि पैगंबर होने की हैसियत से वो एक ख़ास मरतबे पर फाइज थे, तो उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है, और भी जो जो रीज़न्स हो सकती हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास राइटिंग स्किल्स का है, तो उसमें कहता है प्रोड्यूस क्लियर एंड कोहेरेंट राइटिंग, कि आपको इस काबिल होना चाहिए कि अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई पैराग्राफ लिख सकें तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, एंड कोहेरेंट कहते हैं आपस में जुड़ा हुआ, मरबूत होना चाहिए, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक कर रही हो, ये नहीं कि एक बात आपने कहीं से उठा के लिख दी, दूसरी बात कहीं और से उठा के लिख दी। तो जो ऐसी राइटिंग होती है मींस उसका मतलब ये होता है एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ इन अ लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड वे, कि आप अपने पैराग्राफ को, अपनी बात को इस तरह से लिखेंगे कि वो लॉजिकल हो, मतलब उसके अंदर कोई लॉजिक नज़र आता हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब उसका स्टार्ट, उसका मिडल और उसकी एंडिंग बिल्कुल ठीक हो, एंड ईजी टू अंडरस्टैंड हो, मतलब जो पढ़े उसको सही तरीके से समझ आ जाए, तो उस राइटिंग को हम कहते हैं ये क्लियर भी है और ये कोहेरेंट भी है, आपस में जुड़ी हुई भी है। द राइटिंग शुड हैव अ क्लियर पर्पस, राइटिंग का एक वाज़ेह मकसद होना चाहिए, जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो क्लियरली पता होना चाहिए कि आपने किस बारे में बात की है, मतलब ये चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा है तो इसके बारे में पता है कि जर्नी टू ताइफ है, ताइफ का सफ़र है, उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ये नहीं कि कोई बात उधर से उठा दी, कोई बात उधर से। फिर कहता है वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस, आपका जो सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपने सिंपल सेंटेंस में लिखा है, कंपाउंड में, कम्प्लेक्स में, और आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, एंड स्मूथ कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज़, और आइडियाज़ के दरमियान एक कनेक्शन होना चाहिए, मतलब आपने एक बात कही है तो उसके बारे में सपोर्टिंग आर्गूमेंट देंगे, फिर नेक्स्ट बात कही तो उसके बारे में सपोर्टिंग आर्गूमेंट, आपने शुरू सही से करना है, उसका एंड सही से करना है, यूँ करके, सो दैट द रीडर कैन फॉलो द मैसेज विदाउट कन्फ्यूजन, ताकि जो रीडर
रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो आपके मैसेज को बिना किसी कन्फ्यूजन के उसको अच्छे तरीके से क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर एंड कोहेरेंट, हमारे पास अगर कोई सेंटेंस है तो वो यूँ बनेगा, द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्री प्लांटिंग कैंपेन। जो स्कूल था उसने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया एक ट्री प्लांटिंग कैंपेन को, मतलब दरख्त लगाने के हवाले से एक कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया। स्टूडेंट्स प्लांटेड 50 ट्रीज इन द प्ले ग्राउंड, जो तलबा थे उन्होंने 50 जो दरख्त थे वो प्ले ग्राउंड में लगाए। एंड दे प्रॉमिस्ड, और उन्होंने वादा किया, टू टेक केयर ऑफ देम, कि उनका ख्याल रखेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पढ़ा तो हमें चीज़ वाज़े पता चल गई कि क्या इसके अंदर बात कही गई है। लेकिन अगर ये अनक्लियर और इनकोहेरेंट होता तो वो कैसे होता फिर, ट्रीज, स्कूल, प्ले ग्राउंड, मैनी स्टूडेंट्स केयर प्लांटेड कैंपेन। अब इस फिक्रे को पढ़ें तो कोई समझ नहीं आती कि क्या बात कही गई है। तो जब भी आप राइटिंग करें, कोई चीज़ लिखें, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी ऐसे, तो वो बड़ा क्लियर होना चाहिए और कोहेरेंट होना चाहिए, और उसके अंदर ये वाली खूबियाँ मौजूद होनी चाहिए जो यहाँ पर बतलाई गई हैं। लास्ट में कहता है, व्हाट मेक्स राइटिंग क्लियर एंड ईजी फॉर अ रीडर टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैं बात बताता चलूँ कि बहुत जल्द इसी चैनल के ऊपर एक नई प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स जो है वो करवाया जाएगा और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको सिखलाई जाएंगी। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने ए से लेकर जेड तक हर एक चीज़ को डिस्कस किया, ट्रांसलेशन को, क्वेश्चन आंसर्स को, एक्सरसाइज को, हर एक चीज़ को। इस चीज़ को मज़ीद कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और नेक्स्ट चैप्टर में क्या चीज़ शामिल की जा सकती है, आप कमेंट सेक्शंस के अंदर अपनी राय जो है वो दे सकते हैं, ताकि आने वाले लेक्चर्स को हम मज़ीद जो है बेहतर बना सकें।